जैसे हम ज्योग्राफी के केस में कह देते हैं एनसीईआरटीज़ हैं, या फिर इवन इकोनॉमी के केस में हम कहते हैं कि एनसीईआरटीज़ पढ़ो। सैडली साइंस एंड टेक के केस में फ़िलहाल कोई भी आपको सोर्स देखने को नहीं मिलता है। ये बेसिक आइडियाज़ हैं जो कि चेंज नहीं होते, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इनसे डिराइव होने वाली जो इनकी एप्लीकेशंस हैं वो हर साल चेंज हो रही हैं। यू हैव टू बी अवेयर कि चल क्या रहा है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं। अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स, साइंस एंड टेक के PYQs आपको बहुत हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे। नंबर 1 आता है स्पेस टेक्नोलॉजी, नंबर 2 आता है सर डिफेंस टेक्नोलॉजी, नंबर 3 आ जाता है आपका बायोटेक्नोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, साइंस एंड टेक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं बहुत विद्यार्थियों को परेशान करता है और आज इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे आप सभी के लिए। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हैं अनिरुद्ध सर। वेलकम अनिरुद्ध सर, आपने हमें अपना टाइम दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों को सर बड़ी समस्या रहती है साइंस एंड टेक में, एंड कैसे साइंस एंड टेक में क्या इसका वेटेज है UPSC एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले सर हमें आप ये बताएं। सर जब वेटेज की बात करते हैं ना, तो साइंस एंड टेक का वेटेज बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं ये तक कहना चाहूँगा कि साइंस एंड टेक का वेटेज इंटरव्यू में भी काफ़ी हो चुका है रीसेंट टाइम्स में, क्योंकि इसका रेलेवेंस हमारी जनरल दुनिया में काफ़ी है, तो इंटरव्यू पैनल भी इसको लेके काफ़ी सवाल पूछता है। आप बहुत सारे टॉपर इंटरव्यूज़ देख सकते हैं, उनके भी जो रहते हैं वो एक्सपीरियंसेस, उसमें साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस रहते हैं। खैर, अगर हम प्रीलिम्स और मेंस की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में इसकी इम्पॉर्टेंस एक स्टैंडर्ड से इम्पॉर्टेंस है सर। रेंज जो हमने देखी है वो 10 to 13 क्वेश्चंस की रेंज देखी है पिछले 3-4 साल में सर। मतलब लगातार 10 से 11 क्वेश्चन तो आए ही आए हैं। उसके अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है कि टॉपिक कौन सा है, लेकिन 11 इवन 1-2 बार 13 क्वेश्चंस भी आए हैं। लेकिन ये फिक्स है कि आपका 10 क्वेश्चन साइंस एंड टेक के आने ही वाले हैं। तो मतलब अगर आप देख लीजिए कि 100 क्वेश्चंस हैं तो 10% का वेटेज साइंस एंड टेक जैसे सब्जेक्ट का है। तो प्रीलिम्स में ये वेटेज तो सर डेफिनेटली है। सर इसी में एक ऐड ऑन करना चाहूँगा सर, आज के टाइम में ऐसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, उसमें भी साइंस एंड टेक अगर आप मजबूत रखते हैं तो उसमें भी सर काफ़ी वैल्यू एडिशन है सर। हाँ, वो मेंस में आ गया। जो आप मेंस में हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मेंस में अगर हम पहले वैसे साइंस एंड टेक की बात करें तो GS पेपर 3 में आता है। उसका वेटेज वहाँ पर ठीक ठाक सही है, मतलब जैसा वेटेज एनवायरनमेंट का देखते हैं हम, क्योंकि देयर आर मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो UPSC कवर करने की कोशिश कर रही होती है GS पेपर 3 में, तो उस हिसाब से साइंस एंड टेक का वेटेज लगभग उतना ही रहता है। मतलब मेनली इकोनॉमी का चला जाता है, फिर सेकंड हाईएस्ट चला जाता है इंटरनल सिक्योरिटी का, एंड उसके बाद सर फिर ये जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं जैसे एनवायरनमेंट वगैरह हो गए, साइंस एंड टेक में डिजास्टर मैनेजमेंट, इनके फिर वेटेजेस हमें देखने को मिलते हैं। साइंस एंड टेक लेकिन काफ़ी रेलेवेंट मेंस के लिए भी है। एंड आंसरिंग योर क्वेश्चन की एसए में रेलेवेंस, तो जी हाँ, एसए में भी काफ़ी रेलेवेंस है सर। बिकॉज इनफैक्ट आई रिमेंबर आज से कुछ साल पहले ये क्वेश्चन आया था कुछ कि साइंस एंड टेक इज द पनीशिया फॉर द मैनकाइंड। हाँ जी, ऐसा तो कभी कभार तो पूरे मतलब फुल ऑन एसेसीज पे आ जाते हैं। और जनरली साइंस एंड टेक की डायमेंशन अगर आप अपने पेपर में देते हो, अगर आप अपने एसे राइटिंग में देते ही हो, तो आई थिंक नथिंग रॉन्ग विद दैट। वो तो आपके मार्क्स को एनहांस ही करता है। वो इनफैक्ट एग्जामिनर को आप बता देते हैं कि मैं ये वाली डायमेंशन भी सोच पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो वेटेज सर यहाँ भी है, प्रीलिम्स में स्टैंडर्ड वेटेज है, मेंस में थोड़ी वेटेज कम है, लेकिन इंपॉर्टेंस वहाँ भी है। एथिक्स में भी कभी ना कभी साइंस एंड टेक की कुछ चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगेन डायमेंशन देने वाली बात आती है, स्पेशली केस स्टडीज़ में। वहाँ पे कोई ना कोई डायमेंशन आप साइंस एंड टेक का निकाल के दे सकते हो कि कोई टेक्नोलॉजी आ गई है, वो इंसानों को कैसे अफेक्ट कर रही है, एथिकल डिलेमाज हैं, तो वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये तो अब हम जान गए वेटेज तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। पर सर अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो वो क्या रेफ़र करे, क्या किताबों को उठाए, कैसे पढ़े, क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स है। वो 11वीं 12वीं की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उठाने लग जाता है, वो पढ़ता है और कई बार समझ भी नहीं पाता है। हाँ जी सर, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैं तो सजेस्ट नहीं करता हूँ। उसके पीछे 1-2 कारण हैं। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस कि जब हमने बायो की बुक से कुछ सवालों को देखा है, डायरेक्टली प्रीलिम्स में आए हैं, लेकिन सर उन किताबों को पढ़ना और फिर उनके नोट्स बनाना या उनको रिवाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मैं उस चीज़ को सजेस्ट नहीं करता हूँ।
जैसे कुछ और सब्जेक्ट्स होते हैं यूपीएससी में जिनका सब्जेक्ट मैटर अवेलेबल नहीं होता है, सेम गोज़ फॉर साइंस एंड टेक। इसका भी सब्जेक्ट मैटर रेडली अवेलेबल नहीं है, ये इसका थोड़ा सा एक प्रॉब्लम मैं मानूंगा। इसमें लेकिन क्या है ना सर कि इसके सोर्सेज एज सच कोई नहीं है। जैसे हम ज्योग्राफी के केस में कह देते हैं एनसीईआरटीज़ हैं, या फिर इवन इकोनॉमी के केस में हम कहते हैं कि एनसीईआरटीज़ पढ़ो। सैडली साइंस एंड टेक के केस में फ़िलहाल कोई भी आपको सोर्स देखने को नहीं मिलता है। हमने खुद ने कुछ नोट्स रेडी किए हुए हैं, मैं क्योंकि पढ़ाता हूँ तो इनफैक्ट मैंने अपना सब्जेक्ट मैटर रेडी किया हुआ है जो कि मल्टीपल सोर्सेज से डिराइव करके कंपाइल करके बनाया हुआ है। बाकी साइंस एंड टेक बीइंग अ वेरी वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट सर, इसका फिक्स सोर्स कोई भी नहीं है। हम हर साल एज टीचर हमें अपडेट रहना पड़ता है, तो अगर आप एज एस्पिरेंट हैं या आप एज स्टूडेंट हैं, आपको भी अकॉर्डिंगली अपडेट रहना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आपका साइंस एंड टेक का सिलेबस ही करंट अफेयर्स है, तो अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो फिर आप मतलब साइंस एंड टेक को बेसिकली पढ़ ही नहीं रहे हो। कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे अगर हम कहें कि स्पेस टेक्नोलॉजी है या डिफेंस टेक्नोलॉजी है या बायोटेक्नोलॉजी है, तो जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में कि मिसाइलें रॉकेट्स किस तरह के होते हैं, डिफेंस में मिसाइलें किस तरह की होती हैं, या बायोटेक में डीएनए आरएनए की बेसिक आइडियाज़, जीनोम एडिटिंग क्या होती है, ये बेसिक आइडियाज़ हैं जो कि चेंज नहीं होते, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन इनसे डिराइव होने वाली जो इनकी एप्लीकेशंस हैं वो हर साल चेंज हो रही हैं। यू हैव टू बी अवेयर कि चल क्या रहा है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं। ये सब्जेक्ट कम्प्लीटली उस पर डिपेंडेंट है। बड़े एक सिंपल उदाहरण के तौर पे साइबर सिक्योरिटी के बारे में 10 साल पहले तो कोई बात भी नहीं करता था, बिल्कुल, लेकिन अभी इतना इंपॉर्टेंस हो चुका है कि साइबर सिक्योरिटी का एक इंटरनल सिक्योरिटी एंगल तो है ही, उसका साइंस एंड टेक में भी एक एंगल आ चुका है। तो यू नीड टू नो कि क्या क्या ट्रेंड्स उसमें चल रहे हैं, नई कोई नया डेवलपमेंट आया है कि नहीं आया है, किसी ने कोई साइबर पोर्टल लॉन्च कर दिया है, कोई हमने डिपार्टमेंट बना दिया है एंड ऑल दैट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सोर्सेज के केस में मतलब हमारे नोट्स ही हैं सर, सही बताने थे, और एक इसमें गाइडेंस की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं आप भटक सकते हैं, बिकॉज अनएंडिंग सर, साइंस एंड टेक इज़ अनएंडिंग अगेन लाइक एनी सब्जेक्ट। और आपको वेटेज के हिसाब से पढ़ना है तो नोट्स पढ़ो टारगेटेड तरीके से जो बनाए गए हैं। तो यहाँ पर मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा, हमने काफ़ी कंपाइलेशंस कवर की हैं साइंस एंड टेक की भी, हमारे पाथफाइंडर चैनल पे ही आपको मिल जाएगा, इसको ज़रूर देखें। इसके सिवा सर साइंस एंड टेक के नोट्स हमारे विद्यार्थियों को मिलने वाले हैं हमारे कोर्स में। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलने वाले ये भी है, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, वेल कंपाइल्ड है, Updated notes। करंट अपडेटेड सब कुछ है, और केवल 7,999 रुपये का कोर्स है, हाईएस्ट क्वालिटी कोर्स एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं। अनिल सर आपको स्टैटिक करंट दोनों के नोट्स देंगे। तो सर यहाँ पे वैसे स्टैटिक एंड करंट कैसे इसको मैच करें, कैसे स्टैटिक और करंट ये बैलेंस कैसे बने, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो कितना % वेटेज स्टैटिक को दे, कितना करंट को दे, अपना टाइम किस प्रकार से वो डिवाइड करे। सर एज आई सेड अर्लियर, तो साइंस एंड टेक के ना कुछ कंपार्टमेंट्स बन गए हैं कि ये आपको एरियाज़ हैं, इनको आपको टच अपॉन करना ही करना है। इनफैक्ट मुझे अभी याद ही अगर मैं बताना चाहूँ, नंबर 1 आता है स्पेस टेक्नोलॉजी, नंबर 2 आता है सर डिफेंस टेक्नोलॉजी, नंबर 3 आ जाता है आपका बायोटेक्नोलॉजी, नंबर 4 पे आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नंबर 5 पे आ जाता है नैनो टेक्नोलॉजी, नंबर 6 पे आता है हेल्थ एंड डिजीज़ेस, नंबर 7 पे कुछ ऑल्टरनेटिव एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आजकल ये लिथियम बैटरीज़, ये हाइड्रोजन सेल आ गया है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कुछ मिनिएचर रिएक्टर्स आ गए, स्मॉल रिएक्टर्स, ये 7 टॉपिक्स ही हैं। तो स्टैटिक भी आपको इन्हीं में से पढ़ना है, और व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स तो वो भी आपको इन्हीं टॉपिक्स के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उन्हीं को पढ़ना है। अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कि स्पेस टेक्नोलॉजी के हमारे पुराने प्रोग्राम्स क्या थे, इसरो के या नासा के, तो सिमिलरली हमें इस बार भी वही देखना है कि इसमें जो इस बार नासा इसरो के नए लॉन्चेस कौन से हैं, कौन से मिशन हमने लॉन्च किए हैं, प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए हैं, वहीं से सवाल आता है। एग्जाम्पल के तौर पर जिस साल सरकार ने मंगलयान को लॉन्च किया सर, सेम ईयर क्वेश्चन आ चुका था। जिस साल सरकार ने एस्ट्रोसैट को लॉन्च किया, मतलब इसरो ने एस्ट्रोसैट को लॉन्च किया था, सेम ईयर क्वेश्चन आपकी यूपीएससी पेपर में रिफ्लेक्ट हुआ था। इनफैक्ट जिस साल नासा ने जूनो मिशन को लॉन्च किया, सेम साल सर क्वेश्चन यूपीएससी में भी है। तो जब कोई बहुत बड़े लेवल पे स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन कंडक्ट किया जाता है तो ये बट ऑब्वियस है कि यूपीएससी उसको लेकर सवाल पूछेगा ही पूछेगा। अभी जैसे नासा फिर से मून के एक्सप्लोरेशन के लिए फिर से क्रूड मिशन भेजने वाली है, जिसमें कि फिर से एस्ट्रोनॉट्स मून पर जाने वाले हैं, जिसमें कि पहली महिला भी जाएगी। बिल्कुल। अब उसका एक ट्रायल हो चुका है, तो वो डेफिनेटली जिस साल उसका प्रॉपर वो होगा,
सवाल आएगा। जिस साल इंडिया ने गगनयान लॉन्च किया, आप मान के चलिए सवाल आएगा। तो ये करंट की इतनी इंपॉर्टेंस है साइंस एंड टेक में, क्योंकि वही सिलेबस है। बिल्कुल। तो सेम गोज़ फॉर डिफेंस, सेम गोज़ फॉर डिफेंस में जो नई मिसाइलें आई हैं, जो नए कोई टैंक्स आए हैं हमारे, हमने कहीं से कोई टेक्नोलॉजी ली है। सर हमने, आप देख लीजिए, लास्ट ईयर की बात है, इंडिया ने रशिया से S-400 लिया, उसी साल सवाल मेंस में आ गया बिल्कुल इमीडिएटली। बिल्कुल। तो उसमें इनफैक्ट मैं तो कहूँगा बहुत सिंपल है ये, बल्कि आपको सिर्फ करंट इवेंट्स पढ़ने हैं, आपके सामने चीज़ें हो रही हैं जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है और सवाल वहीं से आ रहे हैं। तो सेम गोज़ फॉर डिफेंस, सेम गोज़ फॉर बायोटेक। सेम बायोटेक में यूपीएससी बहुत इंटरेस्ट रखती है, हर साल सवाल आते हैं, तो करंट ही इंपॉर्टेंट है। आईटी में भी सेम है, नई डेवलपमेंट से ही सवाल आ रहे हैं। हेल्थ एंड डिजीज़ में सारी बीमारियां पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बीमारियां उस साल सुर्खियों में रही हैं, किसी का हमें प्रेवलेंस किसी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, इंडिया में किसी स्टेट में देखने को मिला है, उन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मतलब फंडा कहूँगा मैं, कि जो चीज़ें सुर्खियों में है वही सिलेबस है, उसी को पढ़ो, कोई भी पार्ट क्यों ना हो फ्रॉम द साइंस एंड टेक पोर्शन। क्या आप भी IAS IPS बनना चाहते हैं? अगर हाँ तो पाथफाइंडर आपके लिए ला रहा है सबसे बेस्ट एंड सबसे अफोर्डेबल बैचेस, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। इसके सिवा आपको ये भी बताना चाहूंगा, CSAT के लिए भी हम एक बैच लेकर के आपके लिए ला रहे हैं। इस बैच में आपको मिलने वाला है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज एंड साथ ही में टेस्ट सीरीज। अग्निपथ का इंग्लिश बैच और हिंदी का बोध बैच आपको मिलने वाला है मात्र 7,999 रुपए में, और साथ में CSAT बैच मिलने वाला है मात्र 2,499 रुपए में। आज ही ज्वाइन करें इन बैचेस को और अपने लबासना के सपने को करें साकार। दोस्तों इन बैचेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सर ये हेल्थ वाली बात आपने जो कही, इससे मुझे याद आ रहा है, आज से 10 साल पहले एक ट्रेंड था, हर बच्चा पढ़ता था विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी है, डी से क्या होता है, ई से क्या होता है, उसकी कमी से क्या हो रहा है, कौन से वायरस से कौन सी पर्टिकुलर बीमारी है, टाइफॉइड कौन सा बैक्टीरिया है, इस प्रकार की चीज़ें ये सब लोग याद करते थे। क्या अभी भी इम्पॉर्टेंट है, क्या इसको याद करना चाहिए? आई वुड से येस सर, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है ये पोर्शन। विटामिन डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियाँ या कुछ मतलब स्टैंडर्ड जो आपकी बीमारियाँ चलती आ रही थी, जैसे टाइफॉइड, कॉलरा वगैरह, तो इनके कॉजिंग एजेंट्स आपको मालूम होने चाहिए। मतलब ये कोई बहुत समय नहीं लेगा आपका, और ये स्टैटिक सिलेबस में आपको कवर करवाया ही जाता है। कोई भी आप सोर्स उठाएंगे साइंस एंड टेक का, तो वहाँ पर इसकी कवरेज है ही। आई वुड से कि इसको स्किप नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर विटामिन से आने वाली किसी बीमारी, किसी की डेफिशिएंसी होने वाली कोई बीमारी का आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, दुख बहुत होगा उस केस में कि यार इतना सिंपल सा हमने क्वेश्चन था, पढ़ा हुआ था, बस रिवाइज़ नहीं किया था और स्किप हो गया। और ये सर जो यूपीएससी के बाकी पेपर्स होते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्विसेज, वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। स्टेट पीएससी में अभी भी हर बहुत बार आता है, हर स्टेट इसको इंक्लूड करता है सर। इसमें सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, फिज़िक्स केमिस्ट्री को लेकर थोड़ी सी बच्चों के मन में डर है, जो कि मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर ना कॉस्ट टू बेनिफिट वाली चीज़ देखनी है। मतलब कि आपने कितना टाइम आप लगा रहे हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पूरी NCERTs पढ़ने बैठेंगे तो बहुत समय चला जाएगा उतना उसमें। अब यूपीएससी हर साल नहीं पूछ रही है, कभी इक्का दुक्का साल पूछ रही है। जो पूछती है वो 10वीं क्लास तक के ही क्वेश्चंस होते हैं, तो इट्स योर लक। बट अगर आपके पास एम्पल टाइम है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो फिज़िक्स केमिस्ट्री पे उतना ज़्यादा फोकस देने की या उतना ज़्यादा टाइम देने की उतना आवश्यकता नहीं है। सर यहाँ पे मुझे याद आ रहा है एक सवाल 2013 या 14 में आया था, DRS टेक्नोलॉजी पे आया था। अच्छा कैसे, हाँ कैसे इंटरव्यू सिस्टम, हाँ DRS के पहले मुझे याद आ रहा है कि वो हॉटस्पॉट वाला जब सिस्टम आया था, राइट उस पर एक बार यूपीएससी ने कुछ क्रिकेट पे सवाल इस प्रकार से पूछा साइंस एंड टेक में। तो शायद ये दर्शा रहा है कि कैसे करंट कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, उसको आप कैसे, जो आपके हाल फिलहाल आपके आमने सामने जो चीज़ें हो रही हैं, क्या आप उसको लेकर क्यूरियस हैं या नहीं, क्या आप उसको जानना चाहते हैं या नहीं, तो वो सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। सर 2020 की आई थिंक पेपर था या 21 का, मुझे याद नहीं आ रहा, सडनली यूपीएससी ने स्पोर्ट्स के सवाल पूछ लिए थे। बिल्कुल, तो वो भी मतलब हमें लगा कि शायद साइंस का पार्ट है, क्योंकि अदरवाइज यूपीएससी स्पोर्ट्स के सवाल पूछती नहीं है, नहीं पूछती, बट वो कहीं ना कहीं कुछ शायद करंट का ही था जो पूछा गया था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर PYQs को लेकर क्या करें, PYQs देखना चाहिए, कैसे उसको कवर करें,
टॉपिक। अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स, साइंस एंड टेक के PYQs आपको बहुत हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट एरियाज से आपको थोड़ा हिंट लग सकता है कि यूपीएससी किन एरियाज में से क्वेश्चंस पूछती है। उदाहरण के तौर पे बायोटेक यूपीएससी का फेवरेट है, या फिर इवन बायोटेक के बाद बल्कि मैं कहूँगा स्पेस टेक बहुत फेवरेट है। तो बायोटेक और स्पेस टेक से सवाल बहुत आते हैं, विच टेल्स यू कि जो भी रिसेंटली हुए इवेंट्स हैं उसमें से सवाल आएगा। तो जैसे कोई भले वो नासा का मिशन हो, चाइना की स्पेस एजेंसी का मिशन हो, इसरो का मिशन हो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा ही आएगा। तो आपको एरियाज पता लग जाते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन या फिर डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन ये पता लगाना नियरली इम्पॉसिबल है। एक से ट्रेंड चला था, बहुत सारे मतलब लोग जो बैठकर एनालाइज करते हैं कहते हैं कि साइंस एंड टेक में जब सवाल का आंसर नहीं आता तो ऑप्शन डी मार्क कर दो, लेकिन दैट इज़ नो लॉन्गर ऑल ऑफ द अबव, दैट इज़ नो लॉन्गर ट्रू आई वुड से। मतलब स्पेशली जब आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ठीक है, गेसेस आर इम्पॉर्टेंट बट दे हैव टू बी मतलब स्मार्टली डन। हाँ, इतना वेग गेस नहीं करना चाहिए आपको। सो PYQs की रेलेवेंस एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक साइंस एंड टेक में थोड़ी सी कम है, पार्शली ही है, ये पता लगवाने के लिए कि यूपीएससी उन 6-7 टॉपिक्स ऑफ साइंस एंड टेक में से किस किस में से सवाल पूछ रही है, कि बायोटेक में से, स्पेस टेक में से, डिफेंस टेक में से, उतने के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा PYQs का कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, नेवर एवर, साइंस एंड टेक के केस में। सेम गोज़ फॉर मेंस ऑल्सो सर। मेंस में भी अगर आप देखेंगे तो PYQs में से कुछ भी साइंस का क्वेश्चन आज दिन तक रिपीट नहीं हुआ है। तो काफ़ी एक्सटेंसिव है एंड यहाँ पे गाइडेंस की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा है। यस। तो सर, एक विद्यार्थी अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहा है तो कब वो साइंस एंड टेक पढ़े? फिजिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, इन सब के साथ पढ़े, पहले पढ़े, कब एग्जैक्टली साइंस एंड टेक उसे प्लेस करना चाहिए सर? सर आई थिंक स्टार्टिंग में तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज स्टार्टिंग में तो आपका फोकस होना चाहिए जो आपके मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह जो मेन फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं। विथ टाइम आपको इन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना शुरू करना चाहिए वंस आपके मेन सब्जेक्ट ख़त्म हो चुके हैं। इनफैक्ट ये जनरली जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं वो उनके लिए इतना डिफ़िकल्टी नहीं होता। आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए डिफ़िकल्टी होता है कि हम लोग इस चीज़ को कैसे पढ़ें। बट वंस यू गो थ्रू द मेन सब्जेक्ट्स ना, यू स्टार्ट टू रियलाइज़ कि यूपीएससी आपको साइंस एंड टेक सिलेबस में इंक्लूड ही क्यों करवाया हुआ है। आप उसकी ब्यूटी को फिर मतलब अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं कि कहीं ना कहीं इनके कुछ सोसाइटल एप्लीकेशंस हैं समाज में, या इकोनॉमिक एप्लीकेशंस है हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। जैसे एग्जांपल यूपीआई टेक है सर, लेकिन यूपीआई ने पूरी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है और पूरी दुनिया में इंडिया का नाम चल रहा है बिकॉज ऑफ यूपीआई। बट यूपीआई एक टेक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ से समझ आएगा आपको कि टेक्नोलॉजी के कितने सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो इसीलिए पहले आपके कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर होनी ज़रूरी है जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आप साइंस एंड टेक को पढ़ेंगे, मज़ा भी आएगा, आपको बोरिंग फील नहीं होगा, एंड यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट द इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक। स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग में फोकस आपका मेन सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए। वंस दे आर डन, उसके बाद फिर आप शिफ्ट करते हुए साइंस एंड टेक पे आ सकते हैं। सर, साइंस एंड टेक है तो बहुत इम्पॉर्टेंट, हमने काफ़ी डायमेंशंस भी कवर किए कैसे तैयारी करनी है। इसके सिवा भी सर आप बताएं और कुछ इम्पॉर्टेंट पहलू जो आपको लगता है साइंस एंड टेक की तैयारी करते वक्त विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए। सर इम्पॉर्टेंट पहलू यही है कि सिंस इसका कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है और जैसे मैंने बोला कि इसमें करंट अफेयर्स ही इंपॉर्टेंट है, कोशिश ये करिए कि साइंस एंड टेक का मतलब आपको मंथली करंट अफेयर्स बहुत ध्यान से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वही आपका सिलेबस है। कोशिश करके उसी को पढ़ो, उसी को रिवाइज़ करो, वही आपका मेन सिलेबस है। जो स्टैटिक पार्ट है साइंस एंड टेक का, बिलीव में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन करंट अफेयर्स पढ़ने में, ख़त्म करवाने में हमें भी आज एजुकेटर्स बहुत समय लग जाता है, और वहीं पे रिक्वायरमेंट है कि आप भी अपना फुल ऑन उसमें करंट अफेयर्स को ध्यान से पढ़ें। बाकी ईयर एंड पे करंट अफेयर्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगेन मैं बार बार करंट अफेयर्स बोल रहा हूँ क्योंकि वही इसका मेन एरिया है एक्चुअली। इसके अलावा अगर आप कहीं और कोई और किताब पढ़ने जाएंगे या कुछ और करने जाएंगे तो यू माइट वॉन्डर ऑफ अपनी प्रिपरेशन में आप, क्योंकि आपको लगेगा मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, तो उसका कोई अंत नहीं है।
मंथली करंट अफेयर्स जो आ रहे हैं उनको सिलेबस मान के चलिए, और जो फाइनली कंपाइलेशन आ रही है उसको भी एक सिलेबस मान के चलिए कि यहीं से आपका साइंस एंड टेक का प्रिपरेशन होने वाला है। बाकी जो स्टैटिक पार्ट है एक बार के लिए वो तो मैं करवा ही दूंगा, और जो करंट का पार्ट है एक बार के लिए वो भी करवाया जाएगा, लेकिन उसको अपडेट करते रहना फिर स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि जैसे मान लीजिए ये 24 का अटैम्प्ट आप दे रहे हैं तो उसके लिए हम करवा देंगे, लेकिन 25 के अटैम्प्ट आप दे रहे हैं तो उसके लिए फिर अगर आप सेकंड अटैम्प्ट दे रहे हैं मान लीजिए कोई, तो फिर उसको आपको अपने सिलेबस को अपडेट करना पड़ेगा। दैट इज़ अ करंट अफेयर्स पार्ट। पर सर एक बार अगर हम करवा देते हैं तो शायद उसके बाद हार्डली 20% एक्स्ट्रा एफर्ट है, बिल्कुल, क्योंकि हमने आपका मेन पूरा काम कर दिया है। जो एक साल, इस साल में जो करंट इश्यूज हम कवर कर रहे हैं, आई गेस वो भी पिछले कई सालों के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो सब कवर हो रहे हैं। आइडियाज़ वही रहते हैं। आइडियाज़ वही, एफर्ट बहुत कम लगना है उसके बाद आपको। एंड इसी नोट पे मैं आप सभी को कहना चाहूँगा दोस्तों, 1 जून से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। केवल 7,999 रुपये में सब्सक्रिप्शन है। सर इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल एंड दी बेस्ट क्वालिटी कोर्स जो आपको मिल सकता है वो यहाँ पर आपको हम दे रहे हैं। तो मेक श्योर अनिरुद्ध सर वहाँ पर साइंस एंड टेक पढ़ाने वाले हैं, इनके नोट्स भी मिलेंगे, और इनका जो अप्रोच है साइंस एंड टेक को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाने का वो भी मिलने वाला है। तो हमसे ज़रूर जुड़ें, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें, क्योंकि बैच स्टार्ट होने वाला है और इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें।